स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सी पेस्ट जो हाल ही में खबरों में था का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए, कॉरपोरेट लेन देन के लिए एक नई डिजिटल भुगतान प्रणाली। बी, कॉरपोरेट हड़तालों और निकासी के प्रसंस्करण के लिए एक केंद्रीकृत मंच। सी, कॉरपोरेट विवादों को सुलझाने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण। डी, कॉरपोरेट कर अनुपालन के लिए जिम्मेदार एक नियामक निकाय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। त्वरित कॉरपोरेट निकास के लिए केंद्रीकृत प्रसंस्करण या सीपेस। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने त्वरित कॉरपोरेट निकास के लिए केंद्रीकृत प्रसंस्करण की स्थापना की है, जो संपूर्ण निष्कासन प्रक्रिया को संभालने के लिए जिम्मेदार एकमात्र प्राधिकरण है। यह एक पारदर्शी प्रणाली है जिसमें आवेदकों के साथ कोई भौतिक संपर्क नहीं होता। सीपेस हितधारकों को परेशानी मुक्त फाइलिंग, समय पर और प्रक्रियाबद्ध तरीके से उनकी कंपनी का नाम रजिस्टर से हटाने में भी लाभ पहुंचाएगा। सीपेस की स्थापना हाल ही में व्यवसाय करने में आसानी और कंपनियों के लिए निकासी में आसानी की दिशा में एमसीए द्वारा उठाए गए कई उपायों का हिस्सा है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराधों के लिए उकसाने जैसे मुद्दों के लिए अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध शामिल है। 2. भारत में मानहानि एक सिविल दोष या दंडनीय अपराध हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उद्देश्य क्या है। 3. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि मानहानि के आपराधिक प्रावधान असंवैधानिक हैं तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रतिकूल है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मानहानि। संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि अनुच्छेद 19(2) ने इस स्वतंत्रता संबंधी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की हैं, जैसे न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध उद्दीपन। अतः कथन 1 सही है। भारत में मानहानि सिविल दोष और दंडनीय अपराध दोनों हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उससे किस उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः कथन 2 सही है। सिविल दोष वह गलती है जिसका निवारण मौद्रिक मुआवजे के साथ किया जा सकता है, जबकि दंडनीय अपराध के मामले में आपराधिक विधि किसी गलत काम करने वाले को दंडित कर अन्य को ऐसा कार्य नहीं करने का संदेश देता है। इस बात पर प्रायः तर्क होता है कि मानहानि कानून संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि मानहानि के आपराधिक प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य है और यह स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में सहकारी बैंक दोहरे विनियामक ढांचे के तहत कार्य करती है, जिसमें बैंकिंग और प्रबंधकीय निगरानी को भारतीय रिजर्व बैंक तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के बीच विभाजित किया जाता है। 2. यदि सहकारी बैंक द्वारा बैंकिंग परिचालन बंद कर दिया जाता है या यह आरबीआई द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहती है, तो आरबीआई द्वारा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। 3. सहकारी बैंक आर्थिक मंदी के प्रति अधिक लचीले, जैसा कि वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान देखा गया था, होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सहकारी बैंक। भारत में सहकारी बैंक दोहरे विनियामक ढांचे के तहत कार्य करती हैं, जिसमें बैंकिंग और प्रबंधकीय निगरानी को भारतीय रिजर्व बैंक तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के बीच विभाजित किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। यदि सहकारी बैंक द्वारा बैंकिंग परिचालन बंद कर दिया जाता है या यह आरबीआई द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहती है, तो आरबीआई द्वारा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। अतः कथन 2 सही है। सहकारी बैंक आर्थिक मंदी के प्रति अधिक लचीले, जैसा कि वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान देखा गया था, होते हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अक्सर समाचारों में रहने वाली समकारी लेवी का सबसे बेहतर वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? ए. भारत के अंदर व्यापार की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया गया कर। बी. भारत में डिजिटल लेन देन से अर्जित आय पर कर लगाने के क्रम में विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाताओं पर आरोपित प्रत्यक्ष कर। सी. विदेशी निवेश हेतु भारतीय व्यवसायों पर कर। डी. सेवाएं निर्यात करने वाली घरेलू कंपनियों पर कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समकारी लेवी।
वर्ष 2016 में शुरू की गई समकारी लेवी भारत में डिजिटल लेन देन से उत्पन्न आय पर कर लगाने के लिए विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाताओं पर लगाया गया एक प्रत्यक्ष कर है। इसका उद्देश्य भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं रखने वाले डिजिटल व्यवसायों के लिए उचित कराधान सुनिश्चित करना है, जो कर से बचने पर अंकुश लगाने के लिए BEPS या आधार शरण और लाभ स्थानांतरण कार्य योजना के साथ संरेखित है। यदि अनिवासी का भारत में स्थायी कार्यालय है, भुगतान 1 लाख रुपए से कम है या आय दोहरी कराधान को रोकने के लिए धारा 10(50) के अंतर्गत आती है तो यह लागू नहीं होती, अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मिशन लाइफ का ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम व्यक्तियों, किसान संगठनों, सहकारी समितियों और उद्यमों को ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने और उसका व्यापार करने की अनुमति देकर पर्यावरणीय पहलों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। 2. मिशन लाइफ के तहत वाटर ग्रीन क्रेडिट का उद्देश्य जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन एवं जल के कुशल उपयोग के साथ अपशिष्ट जल उपचार को बढ़ावा देना है। 3. वाटर ग्रीन क्रेडिट प्रणाली के तहत आधारभूत जल उपभोग में बचत से योग्य इकाइयों को इसके व्यापार की अनुमति मिलती है, जिन्हें जल उपयोग दायित्वों को पूरा न करने वाली संस्थाओं द्वारा खरीदा जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिशन लाइफ का ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम एक अभिनव बाजार आधारित तंत्र है, जिसे व्यक्तियों, समुदाय, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षित पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है, अतः कथन 1 सही है। मिशन लाइफ के तहत वाटर ग्रीन क्रेडिट का उद्देश्य जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, कुशल उपयोग और अपशिष्ट जल उपचार को बढ़ावा देना है, अतः कथन 2 सही है। वाटर ग्रीन क्रेडिट प्रणाली के तहत आधारभूत जल उपभोग में बचत द्वारा योग्य इकाइयों को इसके व्यापार की अनुमति मिलती है, जिन्हें जल उपयोग दायित्वों को पूरा न करने वाली संस्थाओं द्वारा खरीदा जा सकता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे मुथोडी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। 2. यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है और इसमें विविध प्रकार के वन हैं, जिनमें दक्षिणी नम मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और शोला वन शामिल हैं। 3. इसमें बाघ, तेंदुए, ढोल, गौर, हिरण और हाथी सहित विविध जीव जंतु पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त विवरण से सबसे बेहतर सुमेलित है? A. बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, B. भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, C. नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, D. दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भद्रा नदी के नाम पर बने इस अभयारण्य को मुथोडी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है और इसमें विविध प्रकार के वन हैं, जिनमें दक्षिणी नम मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और शोला वन शामिल है। इसमें कर्नाटक का सबसे बड़ा 400 वर्ष पुराना सागौन का वृक्ष जगारा जायंट भी है। BWS में बाघ, तेंदुए, ढोल, गौर, हिरण और हाथी सहित विविध जीव जंतु पाए जाते हैं। यह 250 से अधिक पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है, जैसे हॉर्नबिल, मालाबार ड्रोगोन और हिल मैना, जिनमें से कई पश्चिमी घाट में स्थानिक हैं। अगला प्रश्न है, सहयोग पोर्टल जो हाल ही में समाचारों में रहा का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। A. बेहतर अनुपालन और सुरक्षित साइबर स्पेस के लिए सरकारी एजेंसियों और सोशल मीडिया मध्यस्थों के बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए एक पोर्टल। B. सरकारी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्रभावितों के लिए एक मंच। C. नागरिकों के लिए साइबर अपराधों के सीधे कानून प्रवर्तन को रिपोर्ट करने का एक उपकरण। D. सरकारी सेवाओं और उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन बाजार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सहयोग पोर्टल सरल अनुपालन और सुरक्षित साइबर स्पेस के लिए सरकारी एजेंसियों और सोशल मीडिया मध्यस्थों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा सहयोग पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह विधि विरुद्ध कंटेंट की रिपोर्टिंग और निष्कासन को सुव्यवस्थित करता है तथा IT अधिनियम 2000 के तहत कानून प्रवर्तन से डेटा अनुरोधों को सुविधाजनक बनाता है। यह अधिकृत एजेंसियों और मध्यस्थों को एक ही मंच पर एकीकृत करता है, जिससे अवैध डिजिटल गतिविधियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित होती है, अतः विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्हें भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 2. वे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों के माध्यम से खरीद के लिए उपलब्ध है। 3. इसकी परिपक्वता अवधि 8 वर्ष है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। SGB योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किए जाते हैं।
ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, अतः कथन एक सही है। ये अनुसूचित वाणिज्य बैंक को स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नामित डाकघरों और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा एजेंटों के माध्यम से खरीद के लिए उपलब्ध है, अतः कथन 2 सही नहीं है। गोल्ड बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 8 वर्ष होती है, जिसमें पहले 5 वर्षों के बाद विनिवेश करने का विकल्प होता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायालयों की अवमानना शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अवमानना की कार्यवाही या तो न्यायालय द्वारा स्वयं शुरू की जा सकती है या अटॉर्नी जनरल की पूर्व अनुमति से व्यक्ति की याचिका द्वारा शुरू की जा सकती है। 2. अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का प्राधिकार दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालयों को यह शक्ति अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रदान की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में न्यायालयों की अवमानना शक्ति। न्यायालय की अवमानना न्यायपालिका को अनुचित आलोचना से बचाने तथा इसके अधिकार को कमजोर करने वालों को दंडित करने के लिए एक विधिक तंत्र है। भारत में अवमानना की कार्यवाही या तो न्यायालय द्वारा स्वयं या अटॉर्नी जनरल की पूर्वानुमति से व्यक्ति की याचिका द्वारा शुरू की जा सकती है, अतः कथन 1 सही है। भारत में अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित किए जाने का प्राधिकार प्रदान किया गया है, जबकि उच्च न्यायालयों को यह शक्ति अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रदान की गई है, जिनके पास अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना हेतु भी दंडित करने का अधिकार है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने 30 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रस्तावित 6% कर वापस ले लिया है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार 30 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रस्तावित 6% कर नहीं लगाएगी। पेट्रोल या डीजल से चलने वाले पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन के बजाय प्रणोदन के लिए एक या एक से अधिक इलेक्ट्रिक मोटरों का उपयोग करते हैं, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल निजी क्षेत्र सहयोगी फोरम 2025 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ए बंगलुरु, बी श्रीनगर, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।